सिंगापुर हवाई अड्डे से स्कूल की दूरी अच्छी खासी थी। एयरपोर्ट पर ही वेदिका को लेने आए ट्रैवल एजेंट ने स्कूल की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मैडम, ऐसा स्कूल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बच्चे का पूरा ध्यान रखते हैं और शायद ये दुनिया का पहला स्कूल है जो अस्पताल से जुड़ा हुआ है। बच्चे की सेहत का पूरा ध्यान रखा जाता है। पेरेंट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। आप देखिएगा, कुछ ही सालों में न आप अपने बच्चे को पहचान पाएंगे और न ही आपका बच्चा आपको। जब आप में वेदिका ने एक फीकी मुस्कान फेंकी और मन ही मन कहा, आंखों से देख पाएगा तो ज़रूर पहचान पाएगा। मम्मी पानी। नन्हे अर्जुन का हाथ आगे था। वेदिका ने थर्मस से पानी डाला और गिलास आगे बढ़ा दिया, जिसे बच्चे ने एक ही सांस में ही खाली कर दिया। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? ये कौन सी जगह है? हम सिंगापुर पहुँचे हैं और तुम्हारे नए स्कूल में जा रहे हैं, जहाँ तुम्हें ढेर सारे खिलौने मिलेंगे, अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, खूब मस्ती होगी। अच्छा? अर्जुन कुछ सोच में था। सिंगापुर, वहीं जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। हाँ, ये जगह वही है। अब तुम थोड़ी देर सुस्ता लो। फ्लाइट में भी नहीं सोए थे, तबीयत खराब हो जाएगी। स्कूल के रिसेप्शन पर एक लड़की वेदिका का इंतजार कर रही थी। मैं हूँ रोमी, दिग्विजय सर की असिस्टेंट। सर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। वो फ्लाइट लेट हो गई थी, वेदिका ने कहा, लेकिन दिमाग उसका दिग्विजय नाम पर अटका हुआ था। कितना परिचित नाम है। प्रिंसिपल के कमरे में प्रवेश करते ही वेदिका की सांस अटक सी गई। विशाल कमरा, पीछे दीवार पर एक बड़ी तस्वीर और आगे एक बड़ी सी मेज, सोफे और इन सब के बीच एक कुर्सी पर दिग्विजय। वही चेहरा, वही ललाट, वही माथा और वही गहरी आंखें। वेदिका सकपका सी गई। वेलकम मिस्टर अर्जुन। प्रिंसिपल का ध्यान अपने छात्र पर ही था। थैंक यू सर। अर्जुन कुर्सी खींचकर उस पर बैठ चुका था। तो आप दिल्ली से आए हैं? प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर पूछा तो झट से अर्जुन ने जवाब दिया, यस सर, हम दिल्ली में रहते हैं। वैसे हम जयपुर के राजघराने से हैं। आप कभी गए हैं वहाँ? जवाब में दिग्विजय ने मुस्कुराहट फेंकी। फ़ोन की घंटी बज रही थी। दिग्विजय ने फ़ोन उठाकर बात करनी शुरू कर दी। तो क्या दिग्विजय जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहा है? क्या वो अभी भी? वेदिका मन ही मन खुद से सवाल जवाब कर रही थी कि अचानक एक शोर ने उसका ध्यान खींचा। खेल खेल में अर्जुन ने पेपर वेट नीचे गिरा दिया था, जो लुढ़कते हुए अलमारी के कोने में छिप गया था। अर्जुन उठकर गया और चुपचाप पेपर वेट वापस मेज पर रख दिया। ओह गुड, प्रिंसिपल दिग्विजय ने मुस्कुराकर कहा। बिना सहारे के तुमने अपने आप पेपर वेट मेज पर रख दिया। दिस इज इम्प्रेसिव। मैं अंधा थोड़े ही हूँ। मम्मी तो बस वैसे ही मुझे देख देख कर रोती रहती हैं। आप ही समझाइए ना मम्मी को। ज़रूर बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कि अपनों के आंसुओं में कितना प्यार, कितनी भावनाएं होती हैं। इसका आभास मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं होगा, जिसकी आंखों के जाने पर किसी की आंखों से एक बूंद अश्क भी नहीं बहा। वेदिका को काटो तो खून नहीं, तो क्या दिग्विजय नेत्रहीन है? आंखों की खूबसूरती वही जो कॉलेज के ज़माने में थी, मगर उस खूबसूरती की अब कोई कीमत नहीं थी। ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? ऐसे कई सवाल वेदिका को झकझोर रहे थे। इससे पहले कि बातों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ता, दिग्विजय ने इजाज़त मांगी और लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया। एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वेदिका अपने कमरे की बालकनी में बैठी दूर पहाड़ी की ओर टकटकी लगाई थी। बादलों का एक झुरमुट आया और उसे भिगोने लगा। वेदिका ने आगे बढ़कर खिड़की को बंद करने की कोशिश की, मगर तेज हवा की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई और अतीत में खो गई। पहाड़ों से उसे खास प्यार था। शायद इसी वजह से छुट्टियां मनाली में घूमने का कार्यक्रम बनाया था। उसके पति अखिल ने
दफ्तर से काफ़ी सारी छुट्टियां ले ली थी। कितना खुश था नन्हा अर्जुन। ऐसी ही एक शाम थी जब वे एक पहाड़ी पर घूम रहे थे। अचानक नन्हे अर्जुन का पैर फिसल गया और वो सीधे खाई में पैर के बल गिर गया। आनन फानन दोनों अर्जुन को लेकर अस्पताल की ओर भागे। वेदिका को लगा जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य रत्न खो दिया है। अस्पताल पहुंचते ही फौरन अर्जुन का इलाज शुरू हो गया। बच्चे की आंखों का कार्निया डैमेज हो चुका है। अगर कुछ और देर हो जाती तो ऑप्टिकल नर्व भी कट सकती थी। फिलहाल बच्चा देख नहीं पाएगा। डॉक्टर ने राय जाहिर की। क्या कोई उम्मीद नहीं? अखिल ने हौले से पूछा। आस तो रखिए मगर उम्मीद नहीं। शायद कभी कोई ऐसा डोनर मिल जाए जिसकी आंखों का ये हिस्सा सही हो तो उसके कार्निया की मदद से इसकी आंखों की रोशनी आ जाए, मगर पूरी तरह से मैचिंग हो जाए तभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा। फोन की बजती घंटी वेदिका को अतीत से वापस वर्तमान में ले आई। फोन पर दूसरी ओर अखिल था जो अर्जुन का हाल खबर पूछ रहा था। वेदिका चाहकर भी अखिल से दिग्विजय का जिक्र नहीं कर पाई। अगले दिन वेदिका दिग्विजय के ऑफिस पहुंच गई। दिग्विजय अपनी कुर्सी पर बैठ ही रहा था कि एक वर्षों से अनजान मगर सदियों से परिचित खुशबू ने उसे पल भर के लिए चौंका दिया। संयत होकर दिग्विजय ने धीरे से कहा, आओ वेदिका, सब कुछ हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अर्जुन कहाँ है? सब कुछ ठीक हो गया मगर ठीक कुछ भी नहीं है। मैं समंदर में गोते लगाती एक ऐसी नैया हूँ जिसका ना कोई किनारा है ना साहिल। नियति एक के बाद एक मेरी परीक्षाएं लेती आ रही है और ये सिलसिला चलता ही जा रहा है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी नहीं सोचा था कि तुमसे यूं अचानक मुलाकात हो जाएगी। जो कुछ कॉलेज में हुआ उसके बाद तो मैं तुमसे नज़र ही नहीं मिला सकती। कितने बड़े अपराध बोध में जी रही हूँ मैं। तुम्हें एक अपराध बोध से तो मैंने बिना कहे ही मुक्त कर दिया। जब मेरी आंखें ही नहीं तो नज़र मिलाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दिग्विजय ने एक फीकी मुस्कान फेंकते हुए कहा। मगर तुम्हारी आंखें? वेदिका ने रुंधे गले से पूछा। लंबी कहानी है मगर सार यही है कि पहली बार एहसास हुआ कि जात पात के सदियों पुराने बंधन से हमारा समाज पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। जातिवाद के जहर को देश से निकलने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। जब तुम्हारे रिश्तेदारों ने हमें साथ देखा तो वे अपना आपा खोने लगे। तुम्हारी बेवफाई ने आग में घी का काम किया। तुमने तो बड़ी आसानी से ये कहकर दामन छुड़ा लिया कि मैंने तुम्हें मजबूर किया मिलने के लिए और तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मगर मुझसे वे बड़ी बेरहमी से पेश आए। मैं डर गई थी दिग्विजय। मेरे पिता और भाई जात पात को नहीं मानते, लेकिन आसपास के गांव और दूर के रिश्तेदार उन पर हावी हो गए थे। मुझसे उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कह दूं कि तुम मुझे ज़बरदस्ती मिलने को मजबूर कर रहे हो तो उससे बिरादरी में उनकी इज्जत बच जाएगी और इसके एवज में वे तुम्हें छोड़ देंगे, वरना वे तुम्हारी जान लेने को आमादा थे। जब सारी बात का मेरे पिता और भाइयों को पता चला तो वे बहुत शर्मिंदा भी हुए और उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों से रिश्ता तक तोड़ दिया। उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम वहां से जा चुके थे। तुम्हें ढूंढने की हमारी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। वेदिका सिसकते हुए बोलती रही। वेदिका, तुम्हारे सामने तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मगर तुम्हारे ओझल होते ही उनकी हैवानियत परवान चढ़ गई और वो खेल तब तक चलता रहा जब तक कि मेरी सांसें न उखड़ गई। मरा जानकर छोड़ गए थे वो मुझे। डॉक्टरों ने किसी तरह मुझे बचा लिया, मगर मेरी आंखें न बचा पाईं। फिर उसके बाद जिंदगी ने करवट बदली। अंधा होने के बाद मैंने पढ़ाई जारी रखी और आज ब्रेल लिपि के जरिए हासिल की गई मेरी उपलब्धियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। वेदिका की आंखों से आंसुओं की बरसात जारी थी। शायद नियति ने मुझसे बदला लिया। तुम्हारी आंखों की रोशनी छीनने के अपराध में मुझे यह सजा दी कि मेरे अर्जुन की भी आंखें छीन ली।
मुझे सिर्फ एक ही शिकायत है, गलती मेरी थी, मगर सज़ा उस मासूम को क्यों मिली? अपराध मेरा था तो सज़ा की हकदार तो मैं थी, अर्जुन नहीं। दिल छोटा ना करो वेदिका, और ख़ुद को गुनहगार मत समझो। अर्जुन के साथ जो हुआ वो एक हादसा था। मुझे यकीन है वह देख पाएगा। मैंने उसकी मेडिकल हिस्ट्री पढ़ी है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। विश्वास के दामन को मत छोड़ो। देखना, एक सुबह ऐसी भी आएगी जब अर्जुन उगते हुए सूरज की लालिमा को खुद देखेगा। दिग्विजय ने पूरे यकीन के साथ कहा। और तुम कब देख पाओगे अपनी वेदिका को? वेदिका ने अपनी वेदिका शब्द पर जोर देकर कहा। वेदिका। दिग्विजय की आवाज़ में कंपन था। ऐसा सोचना भी मत। तुम एक ब्याहता स्त्री हो। तुम्हारा अपना एक परिवार है। अखिल जैसा अच्छे व्यक्तित्व का पति है। मैं जानता हूँ वो तुम्हें बहुत चाहता है। किसी और के बारे में सोचना भी तुम्हारे लिए एक अपराध है। मैं इनकार नहीं कर रही, मगर सच्चाई ये भी है कि मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। तुम्हें देखते ही मेरे सोए जज्बात फिर से जाग उठे हैं। वेदिका एक पल को रुकी, फिर मानो फैसला सुनाते हुए बोली। अब मेरे तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता, तुम्हारा अंधापन भी नहीं। अगर आज मुझे ये मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना फिर से अपनी खोई हुई खुशियों से अपने दामन को भरूं। आखिर क्या गुनाह किया है मैंने? ऐसा सोचना भी हर नज़रिए से गलत होगा। दिग्विजय ने कुछ कहना चाहा। क्या गलत है इसमें? क्या औरत को इतना हक नहीं कि वो अपना जीवन वहाँ गुजारे जहाँ उसका मन चाहे, उस शख्स के साथ गुजारे जिसकी तस्वीर उसने वर्षों से संजो रखी थी? क्या मैं दोबारा अपनी चाहत का गला घोट दूं? तुम दोबारा बेवफाई भी नहीं कर सकती। पहली बार किया गुनाह गलती हो सकती है, दोबारा किया गुनाह एक सोचा समझा जुर्म होता है। और मेरा प्यार इतना गिरा हुआ नहीं है कि तुम्हें गुनहगार बना दे। शाम को दिग्विजय अपने सोफे पर सिर टिकाकर बैठा था। वो चिंतित था। उसे वेदिका से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा ना थी। आखिर क्यों वेदिका उम्र के इस पड़ाव में ऐसी नादानी कर रही है? उसने तो वेदिका की याद को मौत आने तक अपने सीने में दफन कर लिया था। क्यों वो पुराने जख्मों को हरा कर रही है? क्यों नहीं सोच रही कि उसकी गृहस्थी है, पति है, बच्चा है? अगले दिन ऑफिस में जब दिग्विजय ने वेदिका को फिर से पाया तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। वह दिल्ली लौट क्यों नहीं जाती? वेदिका के आने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक शाम दिग्विजय ने रोमी को बुला भेजा। रोमी ने अपने ओवरकोट की जेब से चाबी निकाली और दिग्विजय के फ्लैट का दरवाज़ा खोला। सामने कोने में दिग्विजय सोफे पर धंसा हुआ था। सर, आपने याद किया? आओ रोमी, नए स्टूडेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री अस्पताल में भेज देना और उनसे कहना डोनर्स की लिस्ट भी अपडेट कर लें। आप कुछ परेशान लग रहे हैं सर। रोमी, तुम्हें याद है ना, मैंने एक बार तुम्हें अपनी कहानी सुनाई थी। उस कहानी में जो लड़की थी वो वेदिका है, और एक बार फिर उस बेचारी के बुझे हुए अरमानों ने पंख फैलाए हैं। ओह, तो तुम सब जानती हो, मगर ये गलत है। मुझे रोकना है। मैं नहीं चाहता कि उसका परिवार टूटे, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि कैसे उसे रोकूं। मुझे डर है कि कहीं वो अपने पति से वो सब न कह दे जो उसे नहीं कहना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। सर, आप जो चाहते हैं वो तभी हो पाएगा जब आप उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाएं, ओझल हो जाएं उसकी ज़िंदगी से आप। तुम ठीक कहती हो रोमी, मुझे उसकी ज़िंदगी से दूर ही नहीं, बहुत दूर जाना पड़ेगा। दूसरे दिन दिग्विजय ने वेदिका को फ़ोन करवा के बुलवाया। वो मानो आने के लिए तैयार ही थी। आओ वेदिका, मैंने तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में, भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं आज तक एक पल के लिए भी तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ, और आज जब तुम मुझे इस हाल में अपनाने को तैयार हो तो मैं इस मौके को खोना नहीं चाहूँगा। करीब पाकर
फिर मैं तुम्हें दूर नहीं कर पाऊंगा। वेदिका को विश्वास ही नहीं हुआ। उसे मानो मन मांगी मुराद मिल गई थी। मैं जानती थी मेरे प्यार में ताकत है, सच्चाई है। मैं कल ही वकील से नहीं वेदिका, अदालत के चक्कर, वकीलों की झंझट, उससे होने वाली रुसवाई और बदनामी की आग में मैं तुम्हें झुलसने नहीं दूंगा। मैंने कुछ और ही सोचा है। वो तभी हो पाएगा जब तुम्हें साथ देना गंवारा हो। तुम्हें सही लगे तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से तुम आज भी आज़ाद हो। क्या सोचा है तुमने? मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। खून यानी मर्डर। खून? अखिल का? वेदिका सख्ते में आ गई। हाँ वेदिका, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम सोच कर जवाब देना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे आदमी यह काम बखूबी कर देंगे। किसी पर शक नहीं जाएगा, ना तुम पर ना मुझ पर। बस तुम करीब $2000 का इंतजाम कर दो। वेदिका को शांत देख दिग्विजय ने आखिरी दांव फेंका। आज अगर मैं अंधा ना होता तो बढ़कर तुम्हारे करीब आ जाता। अक्षम हूँ, असहाय हूँ, वरना अखिल को ख़त्म करने के लिए मेरे 2 बाजू ही काफ़ी थे। उसको राह से हटाकर हम एक नई ज़िंदगी शुरू कर देते, जहाँ सिर्फ हम होते, सिर्फ मैं और तुम। हम नई ज़िंदगी ज़रूर जिएंगे, वेदिका ने मन ही मन यह सोचकर निर्णय लेते हुए कहा। मैं कुछ न कुछ ज़रूर करूँगी। अगले रोज़ अखिल को आते देख खुशी और परेशानी के मिले जुले भाव वेदिका के चेहरे पर आ जा रहे थे। यूँ अचानक? मुझे खबर तो दी होती, वेदिका ने पूछा तो अखिल ने बेफिक्री से जवाब दिया। मिलने का मज़ा तो तभी हो जब मुलाकात अचानक हो। दरअसल यहाँ एक ऑफिस का काम निकल आया। मैंने सोचा क्यों ना एक टिकट में 2 काम किए जाएं। तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, वेदिका ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा। कमरे में सामान रखते हुए वेदिका मानो मुद्दे की बात करने को बेताब थी। मेरे अकाउंट में $2000 ट्रांसफ़र कर दो, कुछ फीस वगैरह भरनी है। ज़रा मैसेज पढ़ लिया करो मैडम, आपके अकाउंट में कल ही $2000 डाले हैं। वैसे फ़ीस, हॉस्टल चार्जेस सब मैं ऑनलाइन दे चुका हूँ। अब $2000 से किसी की जान लेने का इरादा है क्या? अखिल ने हौले से कहा। जानती हो, दौलत आती जाती रहती है, मगर मैंने जो दौलत कमाई है वो मेरे पास से कभी नहीं जाएगी। वेदिका, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। वेदिका को काटो तो खून नहीं। रात को वेदिका के फ़ोन की घंटी बज गई। दूसरी ओर दिग्विजय था। कल शाम को 3 बजे तुम क्रूज के डेक पर पहुंचोगी। वहां अखिल का पैर फिसलेगा और वो समंदर की लहरों में समा जाएगा। उधर अखिल खत्म, इधर अर्जुन का काम तमाम। हॉस्टल की खिड़की से मासूम गिर पड़ेगा और ये क्या कह रहे हो तुम? वेदिका लगभग चीखते हुए बोली। शांत वेदिका, शांत। तुम्हें तो मेरे दिमाग की दाद देनी चाहिए। अखिल के मरने के बाद अर्जुन भी तो बार बार तुम्हें तुम्हारे अतीत की याद दिलाता रहेगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, वेदिका ने ऊंची आवाज में कहा तो अनायास ही अखिल की आंख खुल गई। किस पर गुस्सा कर रही हो? कोई नहीं, यूं ही हॉस्टल की वार्डन का फ़ोन था। वेदिका पता नहीं क्यों अखिल को देखकर परेशान हो जाती। ऐसा लगता जैसे वो गलत कर रही है। फिर उसने क्रूज जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। पूरा दिन दोनों रूम में ही रहे। ऐसा कैसे हो सकता है दिग्विजय? माना कि तुम्हारी आंखों की खराबी के बावजूद तुम आंखें दान दे सकते हो और ये अर्जुन की आंखों से मैच भी करती हैं, पर हर काम का एक तरीका होता है, नियम होता है, कायदा कानून भी तो कोई चीज़ होती है। यूँ हम जीते जी तुम्हारी आंखें उसे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते डॉक्टर? मैं तो वैसे भी नहीं देख सकता। मेरी आंखें सिर्फ सजावट के लिए हैं, मेरे लिए बेजान हैं, बेकार हैं। अगर इनसे उस नन्हे बच्चे की आंखों की रोशनी मिल सकती है तो क्यों नहीं? मुझे कौंसिल से बात करनी पड़ेगी दिग्विजय। ठीक है डॉक्टर, पर कृपया मेरी मदद करो। समझो कि बरसों पहले जो खुशी मैं किसी को देना चाह रहा था, उसे देने का समय अब आया है। कौंसिल ने जल्द ही अपना फैसला सुना दिया। नियम के मुताबिक किसी जिंदा इंसान की आंखें किसी और को नहीं दी जा सकती। सिर्फ मृत्यु के बाद ही ऐसा हो सकता है।
और यह कानून विश्व के हर देश में लगभग एक जैसा ही है। सुबह सुबह वेदिका और अखिल अर्जुन से मिलने स्कूल पहुँचे। स्कूल के बाहर ही उनकी टैक्सी को रोक लिया गया और आगे पैदल जाने की हिदायत दी गई। अखिल ने सामान उठाया और स्कूल की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक शख्स से रास्ता रोकने का कारण पूछा तो पता चला कि कोई हादसा हो गया था। खिड़की से गिरकर किसी की मौत हो गई थी। वेदिका चिंतित हो गई। भारी कदमों से और आशंकित मन से वेदिका ने स्कूल प्रांगण में प्रवेश किया। एक अजीब सी भयावह खामोशी छाई हुई थी। ना बच्चों का शोर, ना अफरा तफरी, ना भागदौड़ का माहौल। बाहर ही रोमी नजर आई तो वेदिका भाग के उसके पास पहुंची। उसे देख मानो रोमी के सब्र का पैमाना छलक गया। मैडम, सब खत्म हो गया। क्या हुआ? अर्जुन कहाँ है? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? मैं यहाँ हूँ मम्मी। वेदिका के कानों में रस भरती आवाज आई तो उसने उसी दिशा में नजरें घुमा दी। सामने अर्जुन खड़ा मुस्कुरा रहा था। वाह मम्मी, येलो साड़ी में तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अच्छा ठीक है, मस्का छोड़ और बता, कैसा है तू? वेदिका ने उतावलेपन से पूछा, मगर अगले ही पल ठिठक गई। तुझे कैसे पता चला कि मैंने पीली साड़ी पहनी है? क्योंकि काले चश्मे के अंदर से अर्जुन की आंखें देख पा रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपकी और मेरी। ये रोमी की आवाज़ थी। वेदिका को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कस के अर्जुन को भींच लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कैसे हुआ ये सब? और यहाँ हादसा कौन सा हुआ? सब बताती हूँ, मगर पहले अर्जुन को वापस अंदर बेड पर जाना होगा। इसकी आंखों पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। अखिल जी, आपको भी अर्जुन के साथ जाना पड़ेगा। कागजी कार्यवाही पूरी करनी है। दिग्विजय के कमरे में प्रवेश करते ही वेदिका का कलेजा मानो मुंह तक आ गया। सामने दिग्विजय की तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था। वेदिका वहीं सोफे पर धम्म से बैठ गई। एक टक उसने उसकी तस्वीर को निहारा और फिर कहा, मैं सब समझ गई। मैं समझ गई कि उसने कितना बड़ा बलिदान किया मेरी गृहस्थी को बचाने के लिए। शायद इसीलिए उसने खुद को एक खुदगर्ज प्रेमी के रूप में पेश किया मेरे सामने। मगर उसकी मौत? हाँ वेदिका जी, अस्पताल और मेडिकल बोर्ड के कानून के मुताबिक एक जिंदा इंसान अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। उस रात दिग्विजय सर ने मुझे फ़ोन किया। रोमी, जो हालात हैं उसमें अगर मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ तो वेदिका, उसकी ब्याहता जिंदगी, उसकी गृहस्थी बच जाएगी। साथ ही अर्जुन को आंखें मिल जाएंगी, वो देख पाएगा और उसके साथ साथ वेदिका की ज़िंदगी का भी अंधेरा दूर हो जाएगा। उसकी खोई हुई तमाम खुशियाँ उससे मिल जाएंगी। मेरी मौत उसे उस कश्मकश से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगी जिसने उसका सुख, चैन, मन की शांति सब छीन लिया है। मेरी मौत पूरे परिवार को एक नई जिंदगी दे पाएगी। मेरी जिंदगी तो वैसे भी बेकार है। जीना और ना जीना सब बेईमानी है। उसका इससे अच्छा इस्तेमाल क्या होगा? लेकिन सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम कुछ और रास्ता तलाश करेंगे। प्लीज़ अपनी जान देने के बारे में सोचना भी मत। आपकी जान पर किसी और का भी हक है। जानता हूँ, मगर तुम्ही ने तो कहा था कि मेरे ओझल हुए बगैर वेदिका को अपना परिवार नज़र नहीं आएगा। मुझ पर आखिरी एहसान करना। थोड़ी ही देर में एक जोरों की आवाज़ आएगी। शायद उस आवाज़ में मेरी चीख भी शामिल होगी। तुम बिना समय गंवाए नीचे लॉन में चली जाना। मैं लाश बनकर वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मेरी जेब में एक पत्र मिलेगा। उसमें लिखा होगा कि मेरी आंखें अर्जुन को दे दी जाएं। मैं उसके आगे सुन ही नहीं पाई और बेतहासा भागती हुई लिफ्ट की ओर पहुंची। मैं चीखती जा रही थी, दिग्विजय सर आत्महत्या कर रहे हैं, कोई रोको उन्हें। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक आवाज़ और हृदय विदारक चीख सुनाई पड़ी और फिर सब कुछ शांत हो गया। रोमी और वेदिका दोनों आंसुओं के सैलाब में फ़ोन की घंटी बजने तक बहती रही। अखिल ने फ़ोन पर कुछ कहा जिससे वेदिका मुश्किल से सुन पाई। अगले दिन दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ने के लिए वेदिका, अर्जुन और अखिल
हवाई अड्डे पर पहुंच चुके थे। रोमी ने लिपट कर रोती हुई वेदिका को एक लिफाफा दिया जिसमें दिग्विजय की तस्वीर थी। दिग्विजय की इच्छा थी कि यादगार के तौर पर उसकी यह तस्वीर अर्जुन को दे दी जाए और उससे कहा जाए कि बड़ा होकर अगर हो सके तो वह एक आंखों का डॉक्टर बने और जीवन की आपाधापी में से वक्त निकालकर इस अस्पताल में आकर अंधेरे से लड़ते हुए बच्चों को रोशनी की किरण दिखाए। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।